Hello everyone, welcome to my channel Home Science Let's Crack It. Here I am Dr. वंदना गुप्ता और काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों के साथ में अपने वीडियोस नहीं शेयर कर पा रही हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बट मेरी अब कोशिश रहेगी, मैं श्योरिटी तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन हाँ कोशिश रहेगी मेरी कि अब मैं वीडियोस को कंटिन्यू रखूँ और गैप ना हो, कम से कम गैप हो। बट क्या करें, इस समय कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई हैं और काफ़ी कुछ बुरी चीज़ें भी हुई हैं, तो जिस वजह से हम वीडियोस को कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं। बट चलिए फिर कोई नहीं, अब स्टार्ट करते हैं। जब जागो तभी सवेरा। तो जब काफ़ी दिन तो हो गए हैं, लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं। आज से हम स्टार्ट करते हैं और कोशिश रहेगी मेरी कि अब आगे भी कंटिन्यू रहे। तो चलिए फिर, इसके पहले अभी हमने पढ़ा हुआ था कि हम पढ़ रहे थे आहार के बारे में कि किस टाइप के डिजीज में जो आहार दिए जाते हैं वो किस टाइप के आहार देने होते हैं और उनके कुछ सिम्टम्स और लक्षण, ये सारी चीजें हम पढ़ रहे थे। ठीक है, टाइप्स वगैरह। तो हमने उसमें ज्वर के बारे में यानी कि फीवर के बारे में हमने लेक्चर दिया हुआ था। अब जो है हम नेक्स्ट जो हमारा है उसमें आपके सिलेबस में है वो है टाइफाइड, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ज्वर के बाद में वो है टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं। तो आज हम टाइफाइड के बारे में पढ़ेंगे। टाइफाइड के बारे में ये होता क्या है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं और इसके बाद में इसमें किस टाइप के आहार दिए जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डाइट क्या होती है और काफी सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए फिर, तो अगर टाइफाइड की बात करें तो ये एक जो है इन्फेक्शियस डिजीज है, या आप कह सकते हो संक्रमित रोग है। ये संक्रमित रोग है ये, या फिर इसको आप कह सकते हो इन्फेक्शियस डिजीज, इंग्लिश में बोलेंगे हम, क्योंकि ये इन्फेक्शन के थ्रू ही फैलता है। ओके, अब जिसमें क्या होता है, कम समय तक ज्वर रहता है, यानी कि जो फीवर होता है टाइफाइड में, हमने आपको फीवर में भी टाइप्स बताए हुए थे। तो ये जो है ये शॉर्ट टाइम फीवर होता है जो कि कम समय के लिए रहता है और इसे जो है हिंदी में मियादी बुखार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मियादी बुखार भी इसको कहते हैं। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं मियादी बुखार हो गया है, तो इसी को टाइफाइड को ही मियादी बुखार भी कहते हैं। अब ये जो है यह एक बैक्टीरिया के संक्रमण के द्वारा होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरिया का नाम है यहां पर साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया का नाम है जिसके संक्रमण से ये बीमारी हो रही है। ओके, हिंदी में भी मैं लिख देती हूं जिससे कि हिंदी वाले बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, इसी के संक्रमण से ये टाइफाइड की प्रॉब्लम होती है। अब ये रोगी के पेशाब यानी जो यूरिन होता है या संवाहक के द्वारा फैलता है, यानी कि जैसे जो भी जिसको भी टाइफाइड हुआ है उसके यूरिन के थ्रू ये फैलता है, या फिर संवाहक जो कैरियर कहते हैं हम जिसे, उसके द्वारा ये फैलता है। जैसे कि पानी या दूध है और भोजन जो कि दूषित हो गया है, ठीक है, संक्रमित हो गया है, दूषित हो गया है, उससे रोग जो है एक से दूसरे में फैलता है। अब ये देखिए, मक्खी या कोई भी ऐसा जीव जो कि रोगी के मल पर यानी कि यूरिन या फिर फीसिस पर बैठता है और फिर भोजन पर बैठता है, यानी कि जो पेशेंट है जिसको कि टाइफाइड हुआ है उसके यूरिन पर, उसके फीसिस पर अगर मक्खी या फिर कोई भी ऐसा जीव उस पर बैठता है, फिर उसके बाद में वो जो है दूसरे भोजन पर बैठ रहा है, तो इससे क्या होगा, जो भोजन होगा वो आपका दूषित हो जाएगा। ठीक है, और जो भी उसे खाएगा वो उससे संक्रमित हो जाएगा। तो दूषित भोजन खाने से ये संक्रमण फैलता है। ओके, अब ये जो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है ये पानी में वृद्धि नहीं करता है, यानी कि जो इसकी ग्रोथ होती है वो पानी में नहीं होती है, लेकिन ये लगभग 7 दिन तक जीवित रह सकता है। यानी कि इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 7 डेज का होता है।
7 दिन तक ये जीवित रह सकता है, जिसे कि हम इंग्लिश में इंक्यूबेशन पीरियड भी बोलते हैं। ओके, तो ये है कि किस बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा हो रहा है। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि जो जीवित रहने का समय है, इसका जितने दिन तक ये जीवित रह सकता है, वो है 7 दिन। अब जो है ये तो आपका ये है कि 7 दिन इसके जो है फिलहाल पानी में है, पानी में वृद्धि नहीं करता। ये जो हम 7 दिन की बात आपको बता रहे हैं, ये आपका पानी के लिए है। पानी में वृद्धि तो नहीं करता है, लेकिन पानी में ये 7 दिन तक जीवित रह सकता है। ठीक है, तो पानी में ये 7 दिन तक जीवित रहता है। और बर्फ और आइसक्रीम में, बर्फ और आइसक्रीम में बर्फ और आइसक्रीम में ये 1 महीने से अधिक, 1 मंथ से अधिक ये जीवित रह सकता है। ठीक है, पानी में तो ये 7 दिन रह रहा है, लेकिन अगर बर्फ और आइसक्रीम है तो उसमें 1 महीने से अधिक टाइम तक ये जीवित रह सकता है। और दूध में भी ये बैक्टीरिया बहुत तेजी से वृद्धि करता है। जैसा कि हमने पानी बताया था कि पानी में वृद्धि तो नहीं करता है, लेकिन दूध में ये बैक्टीरिया बहुत तेजी से वृद्धि करता है। ठीक है, इसके बावजूद दूध के स्वाद में और उसकी जो बाह्य आकृति है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। दूध में ये वृद्धि तो बहुत तेजी से कर रहा है, इसमें दूध में इसकी जो वृद्धि है वो तेजी से हो रही है, लेकिन दूध में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक, जबकि ये पानी में ग्रोथ नहीं होती है इसकी, लेकिन उसमें 7 दिन तक ये जीवित रहता है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब अगर ये तो हो गया दूध है, बर्फ है, आइसक्रीम है और पानी की बात। अब सब्जियों को यदि दूषित भूमि में पैदा किया जाता है, यानी कि जहां पर जो टाइफाइड का जो भी पेशेंट है उसकी यूरिन या फिर फीसिस से अगर वो संक्रमित हो गया है, जहां जो भूमि है जहां पर सब्जियों की पैदावार हो रही है, तो अगर सब्जियों को यदि दूषित भूमि में पैदा किया जाता है या फिर दूषित पानी से धोया जाता है, तो उससे भी संक्रमण हो सकता है। यानी कि जो सब्जियां जिस भूमि में पैदा हो रही हैं, अगर वो दूषित है, ठीक है, तो उससे भी संक्रमण हो सकता है। और इस बैक्टीरिया की जो ऊष्मायन विधि, इंक्यूबेशन पीरियड है, हाँ, इंक्यूबेशन पीरियड जो अभी हमने बताया था वो पानी में है इसका 7 दिन का। ठीक है, और वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए इस बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड ठीक है, ये इंक्यूबेशन जो पीरियड है इसको हिंदी में बोलते हैं ऊष्मायन विधि, सॉरी ऊष्मायन अवधि। तो इसका जो है 10 से 14 दिन का होता है, यानी कि ओवरऑल ये 10 से 14 दिन जो है इसके जीवित रहने का समय होता है। और कम से कम ये 3 दिन और अधिक से अधिक 3 सप्ताह तक ये हो सकता है। जैसे कि हमने बताया कि बर्फ और आइसक्रीम में क्या था, 1 महीने से अधिक ये जीवित रह रहा था। तो फिर जैसे ओवरऑल एक जो हम औसत निकालते हैं, एवरेज अगर हम पीरियड की बात करें इसकी, तो 10 से 14 दिन है, लेकिन कम से कम ये 3 दिन भी हो सकता है और अधिक से अधिक ये 3 सप्ताह तक भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि मिनिमम अगर हम बात करते हैं इसकी कम से कम, तो ये 3 दिन भी हो सकता है, और मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 सप्ताह भी हो सकता है। ओके, 3 सप्ताह। ठीक है, तो ये हो गया इसके टाइफाइड के, जो टाइफाइड कैसे होता है, ये क्या होता है, किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, उसकी जीवित रहने का समय क्या होता है, और किन किन भोज्य पदार्थों में ये कितने दिन जीवित रहता है, ये चीजें हमें पता चल गई। अब हम इसके बारे में इसके बाद पढ़ेंगे
कि टाइफाइड के जो संकेत हैं और लक्षण हैं, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। संकेत और लक्षण, इंग्लिश में हम कहेंगे इसको साइन एंड सिम्टम्स। ओके, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम इसके संकेत और लक्षण को, कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपको टाइफाइड हुआ है। ओके, तो देखिए सबसे पहला तो है इसका सिम्टम, सबसे पहला सिम्टम तो ये है कि सिर दर्द होगा, हेडेक की प्रॉब्लम। ओके, उसके बाद में सिर दर्द के अलावा जो बुखार है वो 104 डिग्री सेल्सियस तक आपका बुखार हो सकता है। ओके, यानी कि 100 के अबव जाता है, और बॉडी में भी पेन होता है, सिर दर्द भी होता है और शरीर में भी दर्द होता है। इसके अलावा भूख नहीं लगती है, एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम है, भूख न लगना, जिसे कि हम एनोरेक्सिया बोलते हैं, इसको हम बता चुके हैं पहले भी, लैक ऑफ एपिटाइट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में जी मिचलाना, जी मिचलाना जिसे कि हम बोलेंगे नोजिया। ओके, और इसके अलावा दस्त और कब्ज की प्रॉब्लम आ जाती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, और जो है इसमें पेट दर्द भी होता है, सिर दर्द यहीं पर लिख देती हूं, पेट दर्द, और शरीर में दर्द हो रहा है, कफ की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, कफ की प्रॉब्लम रहती है, और जो है वीकनेस तो आ ही जाती है, कमजोरी तो रहेगी ही रहेगी, अगर फीवर इतनी तेज होगा तो कमजोरी आ ही जाएगी। आंत्र सूजन, आंत्र में सूजन आ जाती है, जलन होती है और घाव भी हो जाता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि अल्सर की भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर ये लंबे समय तक रहता है। ठीक है, तो ये हो गया साइन एंड सिम्टम्स, यानी कि सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है और पूरी बॉडी में पेन होता है। जो बुखार है आपका वो 104 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम आ जाती है, नोजिया की प्रॉब्लम आ जाती है, दस्त और कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई, कफ की, वीकनेस, आंत्र सूजन में जिसमें जलन, उसमें घाव, यानी कि अल्सर की प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, तो ये है आपके संकेत और लक्षण। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसमें जो आहार के सिद्धांत है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डाइट क्या क्या दी जाती है। ओके, ये तो हमारे साइन एंड सिम्टम्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डाइट। आहार के सिद्धांत, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है वो प्रिंसिपल ऑफ डाइट ही पूछी जाती है। ठीक है, और इसके बारे में भी पूछ लेता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ डाइट। चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ डाइट देख लेते हैं कि क्या क्या है। अब हम प्रिंसिपल और डाइट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इसमें जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है अधिक कैलोरी होनी चाहिए। अब चूंकि ज्वर की प्रॉब्लम है, जहां भी फीवर की प्रॉब्लम आ जाती है ना, वहां पर आपको अधिक कैलोरी लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वीकनेस इतनी ज्यादा आ जाती है कि हमें कैलोरी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एनर्जी जो है हमें वो कैलोरी से ही मिलेगी। तो कैलोरी भी अधिक चाहिए, प्रोटीन भी अधिक चाहिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी अधिक चाहिए, अधिक कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए हमको, और जो है लेकिन जो फैट है वो हमें कम लेना है, कम वसा चाहिए। ठीक है,
कम वसा या फिर आप ये है कि पर्याप्त वसा ले सकते हो, अधिक नहीं लेना होता है, ठीक है। कम या फिर कह सकते हो कि पर्याप्त, बहुत अधिक नहीं लेना है। फिर उसके बाद में तरल पदार्थ जो है आपको अधिक से अधिक लेना है। तरल पदार्थ यानी जो लिक्विड फूड्स हैं वो अधिक लेने हैं। और इसके अलावा जो है कम रेशे वाले पदार्थ लेने हैं, ठीक है, कम रेशे वाले पदार्थ लेने हैं। चूंकि इसमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो इस वजह से आपको कम रेशे वाले पदार्थ आप लेना होता है, क्योंकि भूख कम लग रही है। अधिक रेशे वाले पदार्थ तब लिए जाते हैं जब आपको अपनी भूख को कम करना होता है, ठीक है। और जो है इसमें चूंकि अब फीवर अधिक, आपको कैलोरी चाहिए, प्रोटीन भी अधिक चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी अधिक चाहिए, तो आपको कम रेशे वाले पदार्थ आप ले सकते हो। उसके बाद में इसमें जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ब्लैंड डाइट। ब्लैंड डाइट, अब ब्लैंड डाइट को हिंदी में कहते हैं आक्षोभक आहार। आक्षोभक आहार या फिर इसको स्निग्ध आहार भी बोलते हैं। जो इसकी हिंदी है वो है आक्षोभक आहार या फिर स्निग्ध आहार, ठीक है। अब देखिए जो ब्लैंड डाइट है, ब्लैंड डाइट का मतलब क्या है? ब्लैंड डाइट का मतलब है कि ये जो है बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। जो भी आप डाइट दे रहे हो पेशेंट को वो नरम हो, पका हुआ हो, अच्छे तरीके से, कम रेशा वाला हो, जिसमें कि कम मसाले और तेल का प्रयोग किया गया हो। यानी कि जो ब्लैंड डाइट होती है वो जो ही आपकी इजीली डाइजेस्टेबल होती है, यानी कि उसमें जो है बहुत हार्ड वाली जो है आप ये कह सकते हो कि जैसे कि हम लिक्विड है और सॉफ्ट है, तो ठीक है, तो इस टाइप के जो है डाइट देनी, सॉलिड डाइट नहीं देनी होती है, ओके। क्योंकि सॉफ्ट होनी चाहिए, अच्छे से पकी हुई होनी चाहिए, रेशे कम होने चाहिए, उसमें कम मसाला और कम तेल का उपयोग होना चाहिए। तो ऐसी डाइट को ब्लैंड डाइट कहा जाता है, ओके। हिंदी में अक्षोभक आहार या फिर स्निग्ध आहार कहा जाता है। तो ये हो गया आपके आहार के सिद्धांत। अब आहार से रिलेटेड कुछ सुझाव है, सजेशन है, वो चीज भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सजेशन की बात करें तो सजेशन या फिर कह सकते हो आप सुझाव आहार से रिलेटेड। तो अगर हम सजेशन की बात करें तो जो आहार के सामान्य सिद्धांत हैं जो हमने अभी डिस्कस किया हुआ है, उसका पालन अगर आप कर रहे हो, ठीक है, जो कि करना ही होता है फीवर में, किसी भी टाइप का फीवर हो, ठीक है। ये ओवरऑल फीवर की बात है कि जो प्रिंसिपल ऑफ डाइट है वो लगभग जो है जितने भी फीवर है सब में एक जैसी ही होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो जो आप ज्वर में जो आप सुझाव का पालन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या कैसे लेनी चाहिए, प्रोटीन कितनी लेनी चाहिए, और जो है एनर्जी कितनी लेनी चाहिए, विटामिन मिनरल्स, ये चीज हम जो ज्वर में डिस्कस हमने किया हुआ है, तो वही चीजें आपको टाइफाइड में भी वही सेम आप उसी को पालन करना है, ठीक है, उसी को फॉलो करना है। उसके बाद में ज्वर में क्या होता है, सबसे पहले अस्पष्ट तरल आहार दिया जाता है, ठीक है, क्लियर लिक्विड डाइट दी जाती है। उसके बाद में पूर्ण तरल आहार देना होता है, फुल लिक्विड डाइट देनी होती है, और बाद में सॉफ्ट डाइट यानी कि नरम आहार दिया जाता है, ठीक है। ये सारे ज्वर में कोई भी फीवर हो, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे निमोनिया हो, चाहे जो भी फीवर हो, सब में जो है यही देना होता है कि पहले आप जो है क्लियर लिक्विड डाइट दोगे, उसके बाद में आप जो है फुल लिक्विड डाइट दोगे, उसके बाद में आप सॉफ्ट डाइट दोगे। यानी कि धीरे धीरे हम जो डाइट का है आप कह सकते हो कि उसकी जो तरलता है, उसका जो, ठीक है, वो चीजें हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं। कंसिस्टेंसी जो होती है खाद्य भोज्य पदार्थों की, उसको हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, क्योंकि जो बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है कि काफी दिनों से जो पेशेंट है वो बुखार से जूझ रहा है, तो उसके अंदर इतनी वीकनेस आ जाती है कि वो किसी भी चीज को खा नहीं पाता है और डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो इसीलिए इस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। अब जब रोगी तरल पदार्थ लेता है तो क्या होता है, तो अधिक कैलोरी और अधिक प्रोटीन की जरूरत
पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि जो लिक्विड डाइट ले रहा है उसमें ना ही अधिक कैलोरी मिलेगी उसको और ना ही अधिक प्रोटीन मिलेगा। इसीलिए जब रोगी में सुधार हो रहा हो तो उसे सॉफ्ट डाइट स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज उसमें प्रोटीन और जो है कैलोरी की बहुत अधिक कमी हो जाएगी। ऑलरेडी कमी है तो हमें चूंकि अधिक देना है, तो अगर जो है पेशेंट इस काबिल हो गया है, उसके अंदर क्षमता है सॉफ्ट डाइट लेने की, देन जो है स्टार्ट कर देना चाहिए। तो यहां पर मैं लिख देती हूं, सबसे पहले अस्पष्ट तरल आहार देना होता है, उसके बाद में पूर्ण तरल आहार, और इसके बाद में आपको देना होता है नरम आहार। ठीक है, और फिर जब वो आपका पेशेंट पूर्ण रूप से सही हो जा रहा है, देन आप जो है सॉलिड डाइट उन्हें दे सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसके बाद में कुछ जो है भोजन होते हैं जो कि इनमें परमिट किए जाते हैं। ठीक है, उनको देना होता है और कुछ चीजों को अवॉइड करना होता है, कुछ भोज्य पदार्थों को, तो वो देख लेते हैं। हिंदी में जिन्हें कहते हैं अनुशंसित भोज्य पदार्थ, अनुशंसित खाद्य पदार्थ, यानी कि जो चीज वो ले सकते हैं, जो परमिटेड है, उनको दिया जा सकता है। जैसे कि इसमें आपका आ जाएगा फल का जूस दे सकते हो। अब सारी चीजें हम यहाँ पर नहीं नोट डाउन करेंगे, कुछ चीजें हम बता दे रहे हैं। फल का जूस हो गया, और क्या है, नारियल पानी है, ये दिया जा सकता है क्योंकि लिक्विड अधिक देना ही है। और ये जो है जूस आप टेस्टी लगेगा, उनका थोड़ा सा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। नारियल पानी भी आप दे सकते हो सादे पानी की जगह पर, और ग्लूकोज पानी भी दे सकते हो। ग्लूकोज पानी क्योंकि कैलोरी की जरूरत है, तो ग्लूकोज पानी भी देना चाहिए। ठीक है, दूध है या फिर मिल्क शेक है, फल का शेक आप दे सकते हो, कस्टर्ड है, दाल। ठीक है, पतली दाल देनी होती है, गाढ़ी नहीं देनी होती है, पतली दाल दे सकते हो। सब्जियां जो कि नरम हो, यानी कि अच्छे से वो पकी हुई हो, हार्ड ना हो। सब्जी का जूस दे सकते हो, वेजिटेबल जूस, इनका जूस दिया जा सकता है, सब्जियों का। ठीक है, और दही दे सकते हो, दही जो कि हर एक बीमारी के लिए फायदेमंद होती है। अनाज दे सकते हो, खीर है, सूप है, दलिया है, तो ये सारी चीजें दी जा सकती हैं क्योंकि ये न्यूट्रिटिव भी हैं, इनमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, और फिर जो है ये उनको खाने में दिक्कत भी नहीं होगी, इजिली वो डाइजेस्टेबल होगी, और उनको कैलोरी भी देगी और प्रोटीन भी प्रोवाइड करेगी। चीज भी दे सकते हैं उनको कुछ हद तक, क्योंकि कैलोरी की जरूरत होती है, प्रोटीन की भी जरूरत होती है, तो चीज भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा जो वर्जित पदार्थ है, यानी कि अवॉइड करना है, जो उन्हें जो अवॉइड करना है, वर्जित पदार्थ, जो कि उनको नहीं देना है, वो क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि घी नहीं देना है, मक्खन नहीं देना है, जैसा कि हम बता ही चुके हैं पहले कि तेल कम वसा देनी है, तो इन सबसे उनको वसा मिलेगी। तो तेल है, मक्खन है, घी है, ये चीजें नहीं देनी है। अगर आप दे भी रहे हो तो बहुत ही कम क्वांटिटी में देना होता है। और क्या है, रेशे वाले पदार्थ, ये ध्यान देना है। ठीक है, रेशे वाले पदार्थ हो गया, मिर्ची, मसाला, ये चीजें अवॉइड करनी है। मिर्ची है, मसाला है, ठीक है, क्योंकि अब चूंकि उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, तो इससे जो है, जैसा कि हमने बताया कि अल्सर जो सिम्टम्स है, एक अल्सर का भी हो सकता है, आंत्र में सूजन आ जा रहा है, घाव आ जा रहा है, तो मिर्ची मसाला अगर वो लेंगे तो और दिक्कत उनको हो सकती है, ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। और तले हुए खाद्य पदार्थ, जितने भी तले हुए खाद्य पदार्थ है, वो चीजें उनको नहीं देनी है। क्रीम, सूप,
नॉर्मल सूप आप दे सकते हो उनको, क्रीम सूप अवॉइड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी वसा वाले, तेल मसाले वाले, मिर्ची मसाला, तेल है, तले हुए खाद्य पदार्थ हैं, तो इनको जो है अवॉइड करना है। और जो रेशे वाले पदार्थ हैं, अधिक फाइबर वाले पदार्थ हैं, वो कम देने हैं, उनको मतलब हटाना है बिल्कुल। जो अधिक रेशे वाले हैं, थोड़ा बहुत रेशा आप दे सकते हो क्योंकि ये डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, तो इस वजह से इनको जो है कुछ हद तक दिया जा सकता है, लेकिन बहुत अधिक जिसमें रेशा है, फाइबर है, उनको अवॉइड करना होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया टाइफाइड के बारे में कि जो टाइफाइड होता क्या है, किन बैक्टीरिया से हो रहा है, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं, उसकी प्रिंसिपल ऑफ डाइट क्या है, उसमें क्या चीजें आपको परमिट करनी है, क्या चीजें देनी है और क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, टाइफाइड के बारे में हो गया। अब इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है वो हम पढ़ेंगे अल्सर के बारे में। तो अल्सर के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हर एक चीज उसके बारे में, अल्सर क्या होता है, किस तरीके से फैलता है, और तो ये सारे साइन सिम्टम्स और आहार वगैरह ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो देन आप लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी जरूर करिएगा। अब चूंकि आज बहुत दिनों बाद हमने शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ वीडियो, कोशिश करूंगी कि आगे जो है ये कंटिन्यू रहे। बस अब इस टाइम पर आप बहुत ही, चूंकि अब ये जो है कोविड का समय चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बाहर निकलना, बिल्कुल भी बाहर मत निकलिए, घर पे रहिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करते रहिए, धुलते रहिए, और जितना हो सके घर से बाहर निकलना अवॉइड करिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोविड के वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारे डेथ हो रहे हैं, मॉर्टेलिटी रेट इसकी बहुत ही ज़्यादा है। तो इस वजह से अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रखिए और हमारे वीडियोस को घर बैठे आराम से देखते रहिए। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए क्योंकि इस टाइम पर आपके पास टाइम भी होगा, कहीं बाहर नहीं जाना है, ना घूमना ना टहलना, सब कुछ बंद है, आप घर में ही रह रहे हो, तो अपने टाइम को पास भी कर सकते हो। इसी तरीके से वीडियोस देख सकते हो, जितने भी सब मेरे वीडियोस हैं वो सारे आप देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए और अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक भी जरूर करिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो है डिजीज के साथ में, अल्सर के साथ में, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।